बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम कॉन्सेप्ट टेस्टिंग के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें कोर्स बुक के अंदर चैप्टर नंबर 9 है और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्सेप्ट टेस्टिंग क्या होती है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और उसका प्रोसेस क्या है। तो अब हमने एक एग्ज़ाम्पल के साथ इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम प्रैक्टिकली देख सकें कि कॉन्सेप्ट टेस्टिंग कैसे होती है। तो आज हमारी जो कॉन्सेप्ट टेस्टिंग में एग्जांपल है वो है पावर इलेक्ट्रिक स्कूटर। मींस कि ये एक ट्राई साइकिल टाइप स्ट्रक्चर है और ये मोटराइज्ड है और ये हमारी आज की एग्जांपल है। तो सबसे पहला स्टेप आपको पता है कि हमने ये डिफाइन करना था कि हम कॉन्सेप्ट टेस्टिंग क्यों करना चाहते हैं। ये हमारा पहला स्टेप था। तो इसमें इन्होंने इसको इस तरह से डिफाइन किया है कि पर्पस ऑफ द कॉन्सेप्ट टेस्ट इज व्हाट मार्केट टू बी इन। तो हमारा क्वेश्चन ये है इस एग्जांपल के अंदर कि कौन सी मार्केट में हमें एंटर होना चाहिए। सैंपल पॉपुलेशंस यहाँ पे दो हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हु लिव 1 to 3 माइल्स फ्रॉम कैंपस और फैक्ट्री ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि ये जो प्रोडक्ट है हमने सबसे पहले ये देखना है कि ये किन लोगों के लिए यूज़फुल हो सकती है। या तो उन लोगों के लिए यूज़फुल हो सकती है जो एक बड़ी फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं और उनको एक जगह से दूसरी जगह तक घूमना फिरना पड़ता है, तो उनके लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और दूसरे नंबर पर ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि कॉलेज में पढ़ते हों और कॉलेज से तकरीबन 1 से 3 किलोमीटर या माइल्स डिस्टेंस के अंदर अंदर रहते हों, तो उन्हें कॉलेज जाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सो ये दो तरह की टारगेट पॉपुलेशंस हैं और वो ये डिसाइड करना चाहते हैं इसके ज़रिए, इस सर्वे के ज़रिए या इस कॉन्सेप्ट टेस्टिंग के ज़रिए कि किस मार्केट में उनको एंटर होना चाहिए। सर्वे फॉर्मेट जो उन्होंने डिसाइड किया है वो है फेस टू फेस इंटरव्यूज़। तो हमारा जो पहला स्टेप है वो है कि हम उसका ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं कि हम कॉन्सेप्ट टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं। दूसरा हमारा स्टेप है कि हम अपनी पॉपुलेशन डिसाइड करते हैं, हमारी सैम्पल पॉपुलेशन कौन सी होगी। तीसरा है कि हम सर्वे फॉर्मेट डिज़ाइन करते हैं या डिसाइड करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें इस स्लाइड के ऊपर एक्सप्लेन कर दी गई हैं। चौथा स्टेप है कॉन्सेप्ट को कम्युनिकेट करना। अब उसमें ये मैंने पहले भी इसी तरह की एक स्लाइड दिखाई थी लास्ट लेक्चर में, जिसमें बताया था कि कॉन्सेप्ट को कम्युनिकेट करने के लिए विजुअल डिस्क्रिप्शंस दी जा सकती हैं, वर्बल डिस्क्रिप्शंस दी जा सकती हैं, यानी बोलकर बताया जा सकता है, स्केच दिखाया जा सकता है, फोटोग्राफ्स दिखाए जा सकते हैं, स्टोरी बोर्ड दिखाया जा सकता है, वीडियो दिखाई जा सकती है, सिमुलेशंस दिखाई जा सकती हैं, इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया को यूज़ किया जा सकता है, फिजिकल अपीयरेंस मॉडल्स या वर्किंग प्रोटोटाइप्स को यूज़ किया जा सकता है। तो वहाँ मैंने कहा था कि इनको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या चीज़ें होती हैं। तो अब यहाँ पे हम इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं विद एग्जांपल कि ये क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है वर्बल डिस्क्रिप्शन की। सो वर्बल डिस्क्रिप्शन जो होती है उसमें आप उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट की पॉइंट्स जो हैं वो लिख लेते हैं और फिर उसे जो वर्बल डिस्क्रिप्शन है वो आम तौर पर चूंकि उस वक्त इस्तेमाल होगी जब आपने टेलीफोन के ऊपर किसी को बताना है, या इवन अगर आप फेस टू फेस भी हैं और आपके पास कोई और चीज़ नहीं है तो आप वर्बली अपनी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो वर्बल डिस्क्रिप्शन का बेस्ट तरीका यही है कि आप अपनी प्रोडक्ट के मुतल्लिक़ कुछ लाइंस लिख लेते हैं और फिर जब आप बताते हैं तो वो लाइंस आप पढ़ लेते हैं और उनको डिस्क्राइब कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट के मुतल्लिक़ ये एक वर्बल डिस्क्रिप्शन है। नंबर 1 इसमें पहला सेंटेंस है, द प्रोडक्ट इज़ अ लाइट वेट इलेक्ट्रिक स्कूटर। अब आप यहाँ पे गौर कीजिए कि यहाँ बताया गया है कि प्रोडक्ट इज़ अ लाइट वेट, ये एक इसकी खूबी है। इलेक्ट्रिक स्कूटर, ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो लाइट वेट है। दैट कैन बी इजीली फोल्डेड, अब ये एक और इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि इसको फोल्ड किया जा सकता है। एंड टेक विद यू इनसाइड बिल्डिंग,
और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। फॉर एग्जांपल आप लोगों को आई डोंट नो आपको मालूम है या नहीं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, शहर के साइज़ के मुताबिक वहाँ पर अंडरग्राउंड मेट्रोज चलती हैं या फिर सरफेस के ऊपर ट्राम्स चलती हैं और इसी तरह से बसेस भी चल रही होती हैं। हमारे यहाँ भी अगर आप देखें लाहौर में कुछ रैपिड ट्रांजिट वाला जो मंसूबा है वो इस तरह की चीज़ है। इसी तरह से पिंडी में भी एक इस तरह का सिस्टम जो है वो लोकल ट्रांसपोर्ट का मौजूद है। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें ये होता है कि आप अगर फ़र्ज़ करें आपके घर से जो बस का, ये मेट्रो का स्टेशन है वो 1 किलोमीटर दूर है, तो अब 1 किलोमीटर जाने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा या वॉक करनी पड़ेगी। सो उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप वहाँ से चले और 1 किलोमीटर आप बस के स्टेशन तक आपने स्कूटर को इस्तेमाल करते हुए आ गए। फिर अब मसला ये है कि स्कूटर को साथ लेकर बस के ऊपर चढ़ना या मेट्रो के ऊपर चढ़ना वो मुमकिन नहीं है। तो उसके लिए फिर उन्होंने ये इसके अंदर फीचर रखा है कि ये फोल्ड हो सकता है, फोल्ड होके आप इसको साथ कैरी कर सकते हैं। इसी तरह से जब उसने मेट्रो पे चढ़ गया बंदा और उसको साथ ले गया, फिर वो जब वहाँ से नीचे उतरा तो वहाँ से कैंपस के अंदर आ गया। अब कैंपस की बिल्डिंग है और बिल्डिंग के अंदर उसने मूव करना है, तो वहाँ पर भी अगर वो सारा दिन स्कूटर को साथ साथ लेके उस फॉर्म में नहीं फिर सकता, तो वो उसे फोल्ड कर लेगा, फोल्ड करके जहाँ उसकी कोई उसके पास कोई जगह होगी वहाँ पे उसे रख देगा। सो इसको फोल्डिंग इसलिए बनाया गया है ताकि वो उसको संभालना जो है वो मुश्किल ना हो। देन द नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन इज द स्कूटर वेट्स अबाउट 25 पाउंड्स। इसका मतलब है ये 12-13 kg का है, तो इसको फिर फोल्ड करके उसे साथ ले जाना पड़ेगा। इट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ अप टू 15 माइल्स पर आवर, यानी तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, बिल्कुल ऐसे जैसे हम रनिंग करते हैं उसी रेंज में ये स्पीड बनती है। एंड कैन गो अबाउट 12 माइल्स ऑन अ सिंगल चार्ज। इसका मतलब ये है कि ऊपर इसने बताया था कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो इसके अंदर कोई बैटरी होगी और वो बैटरी अगर एक दफ़ा चार्ज कर लें तो तकरीबन 12 माइल्स तक ये स्कूटर चल सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर ट्रैवलिंग करने वाला जो है उसको कोई 8-10 माइल उसका सफ़र बनता हो तो भी वो इसके ऊपर कर सकता है। देन द स्कूटर कैन बी चार्ज इन अबाउट 2 आवर्स। तो अब अगर वो डिस्चार्ज हो गया तो उसको दोबारा चार्ज करने के लिए 2 घंटे चाहिए फ्रॉम अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक आउटलेट। इसका मतलब ये है कि उन्होंने इस चीज़ का ख्याल रखा है कि उसको चार्ज करने के लिए जो कोई भी आम जो सॉकेट है जो कहीं भी किसी भी जगह पर मौजूद हो वहाँ प्लग इन करके इसे चार्ज किया जा सकता हो, ताकि ये ना हो कि वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाए फिर हम उसे चार्ज करने से बैठे रहें। एंड फाइनली द स्कूटर इज ईजी टू राइड एंड हैज़ सिंपल कंट्रोल्स, जस्ट एन एक्सेलरेटर एंड अ ब्रेक। दो चीज़ें इसमें, एक एक्सेलरेटर एक ब्रेक है। जैसे मोटरसाइकिल के अंदर एक एक्सेलरेटर होता है, एक ब्रेक होती है, राइट साइड पे एक्सेलरेटर होता है और पाँव के नीचे, राइट पाँव के नीचे ब्रेक होती है। बिल्कुल इसी तरह से इसमें भी एक एक्सेलरेटर और एक ब्रेक है, सिंपल कंट्रोल्स हैं। तो ये उसकी वर्बल डिस्क्रिप्शन है। तो आप भी जो कोई प्रोडक्ट आप जिसके मुतल्लिक आप सर्वे करना चाहते हैं, जिसकी वैल्यूएशन करना चाहते हैं, उसकी इसी तरह की एक वर्बल डिस्क्रिप्शन आप बनाएंगे। जो आपको प्रोजेक्ट मिला हुआ है उसमें भी बिल्कुल आप ऐसे ही करेंगे। आप कॉन्सेप्ट सिलेक्शन के लिए, कॉन्सेप्ट सिलेक्शन के बाद कॉन्सेप्ट टेस्टिंग के लिए इसी तरह की एक वर्बल डिस्क्रिप्शन आप तैयार करेंगे। दूसरी चीज़ थी स्केच। स्केच में आप ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे डिज़ाइनर्स बनाते हैं। इस क्लास में बहुत सारे लोग डिज़ाइनर्स हैं, तो जिस तरह डिज़ाइनर्स पेंसिल से किसी चीज़ को स्केच करते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह की चीज़ है कि आप उसका एक स्केच दिखा सकते हैं कि हमारी प्रोडक्ट इस तरह की होगी, दिखने में ऐसी ही होगी। सो स्केच इज़ अनदर वे टू कम्युनिकेट टू दी पोटेंशियल कस्टमर्स। अब जो वर्बल डिस्क्रिप्शन है उसमें मोस्टली आपने उसकी फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, जबकि स्केच जो है वो उसकी एस्थेटिक जो अपीयरेंस है उसको आमतौर पर टारगेट करता है। फिर उसके बाद फ़ोटोग्राफ्स हो सकती हैं। अब ये जो फ़ोटोग्राफ्स हैं ये एक्चुअली ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ्स तो नहीं होती, लेकिन इसमें बाज़ औक़ात मिलती जुलती प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो लेकर और
और फिर उसको कोई फोटोशॉप करके इस तरीके से आप कोई चीज़ें जो है वो दिखा सकते हैं लोगों को। देन स्टोरी बोर्ड हो सकता है। स्टोरी बोर्ड आई होप कि जी आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मालूम ना हो। गारमेंट के लोग जो हैं वो भी समझते हैं कि स्टोरी बोर्ड्स क्या होते हैं, और जो डिज़ाइनर्स हैं वो भी समझते हैं। जब आप कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो आप एक्चुअली उसका एक स्टोरी बोर्ड बनाते हैं, एक स्टोरी क्रिएट करते हैं और उसको आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी इसी तरह से उन्होंने एक स्टोरी बोर्ड बनाने की कोशिश की है। अगर इसमें आप देखें तो इसमें 3 तस्वीरें दिखाई गई हैं, जिसमें एक खातून है और उसके पास एक पहली तस्वीर में उसके पास एक बैग नज़र आ रहा है, और वो बैग क्या है, उसके साथ लिखा गया है कि ये कॉम्पैक्ट स्टोरेज है। सो कॉम्पैक्ट स्टोरेज का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़रूरी है। पहले लोगों के पास ऐसे बैग हुआ करते थे जो वो उठा कर ले जाया करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम ट्रॉलीज़ के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन ट्रॉलीज़ के ऊपर, जो कि कॉम्पैक्ट स्टोरेज का काम करती हैं। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट आ गया, जैसे मैंने अभी कहा कि पोर्टेबल स्टोरेज का कॉन्सेप्ट आ गया, कि आपने वो साथ उठाया उसको, उसके नीचे व्हील्स लगे हुए हैं और वो आप उसे सीट कर ले गए, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगानी पड़ती। और फिर फाइनली उन्होंने बताया कि जी अब हमने क्या किया है कि वो हमने उसको एक स्कूटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, और वो स्कूटर जो है वो आपको और एफर्ट कम हो गया, अब आप उसके ऊपर खड़े होंगे और उस पर ट्रैवल कर लेंगे। तो इस तरह आप अपना कोई स्टोरी बोर्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। देन कैड के ऊपर आप उसको बना सकते हैं, यानी आप कोई भी कैड का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके जो आपकी इंटेंडेड प्रोडक्ट है उसका कोई मॉडल या मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं, वो भी आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को दिखा सकते हैं। आल्दो ये शायद उनके लिए, कस्टमर्स के लिए इतना अपीलिंग ना हो, ज़्यादा शायद उनके लिए वर्बल डिस्क्रिप्शन इम्पॉर्टेंट हो, और जो उसका स्केच है वो शायद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके कस्टमर। अपीयरेंस मॉडल हो सकते हैं, यानी कि आपने कोई मॉडल बनाया है जो वर्किंग नहीं है, मीन्स कि वो काम नहीं करता, लेकिन उसकी शक्ल जो है वो आपने दिखाने की कोशिश की है, इस तरह का आपने कोई मॉडल बनाया है, वो हो सकता है। और वर्किंग प्रोटोटाइप हो सकता है। फाइनली वर्किंग प्रोटोटाइप से मुराद ये है कि अब ये जो चीज़ हमने बनाई है ये दिखने में भी वैसी है और ये वैसा काम भी करती है, ये प्रोटोटाइप है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है। बीटा प्रोटोटाइप, आमतौर पर प्रोटोटाइप्स जब होते हैं तो उसमें भी आप एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, बाज़ औक़ात वो रिप्रेजेंट नहीं करता जो आप दिखाना चाहते हैं, फिर आप दोबारा से बनाते हैं, और आमतौर पर जो आप कॉन्सेप्ट वैल्यूएशन के लिए जब लेकर जाते हैं लोगों के पास, तो उसको बीटा प्रोटोटाइप कहते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे विंडोज़ नहीं आती है तो पहले उसका बीटा वर्जन आता है, तो बीटा वर्जन क्या होता है, बीटा वर्जन बनाकर लोगों को दिया जाता है, लोग उसे इस्तेमाल करते हैं और फिर बताते हैं कि इसमें फलां प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और फिर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके फाइनल वर्जन लॉन्च किया जाता है, तो इसको बीटा वर्जन कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह बीटा प्रोटोटाइप हो सकते हैं। इसके अलावा वीडियोज़ हो सकती हैं प्रोडक्ट्स की, लेकिन वीडियो उसी वक्त बनानी मुमकिन होगी जब आपके पास प्रोडक्ट होगी। एनिमेशन हो सकती है, जैसे आप कैड के अंदर एक ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं, सॉलिड ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके अंदर आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि आप जो है वो उस चीज़ की वर्किंग की जो एनिमेशन है वो दिखा सकते हैं। इसके अलावा इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया है, इसके अलावा लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस हैं। इनका मतलब ये है कि आप मल्टीमीडिया को इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप प्रोडक्ट को सामने रखकर उसकी डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। तो ये सारे मीन्स हैं कम्युनिकेशन के। इसमें जो सबसे जो बेहतर है, जैसे मैंने पहले कहा, कस्टमर्स जो जानना चाहेंगे वो वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू आपने जो उसकी फंक्शनल एस्पेक्ट्स बताने हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू आप बता सकते हैं, या आप सिमुलेशन के थ्रू भी दिखा सकते हैं। जबकि स्केच है या फोटोग्राफ्स हैं या 3D मॉडल्स हैं, वो आप उनको एस्थेटिक्स के लिए दिखा सकते हैं।
इसके बाद आ जाता है जी सर्वे। तो वहां पर सर्वे का जिक्र हुआ था, लेकिन सर्वे का कोई फॉर्मेट नहीं दिखाया। अब ये इसी प्रोडक्ट का एक सर्वे डिज़ाइन हुआ। आप भी इसी तरह से अपनी प्रोडक्ट के मतलब एक सर्वे डिज़ाइन करेंगे और फाइनली आप अपने पोटेंशियल कस्टमर से उसे फिल करवाएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है क्वांटिफिकेशन के मतलब, कहता है हाउ फार डू यू लिव फ्रॉम कैंपस। कहते हैं जी कैंपस से कितनी दूर रहते हैं आप। तो इफ़ नॉट 1 to 3 miles थैंक द कस्टमर एंड एंड द इंटरव्यू, यानी आप सिर्फ और सिर्फ उन लोगों में इंटरेस्टेड हैं जो 1 माइल से 3 माइल के डिस्टेंस के अंदर रहते हैं। अगर वो इससे ज़्यादा दूर रहते हैं तो फिर वो आपकी टारगेट मार्केट नहीं है, फिर आप उनसे इंटरव्यू ना कीजिए। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डू यू करंटली गेट टू द कैंपस फ्रॉम होम। इससे आपको पता चलेगा कि लोग मोस्टली क्या करते हैं। वो बस पे चढ़ते हैं, वो अपनी गाड़ी पे आते हैं, वो ट्राम को यूज़ करते हैं, वो पैदल आते हैं, वॉक करके आते हैं, किस तरीके से वो आते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डू यू करंटली गेट अराउंड कैंपस। जब कैंपस के अंदर आपने घूमना होता है, आमतौर पर दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे हमारे यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है या पंजाब यूनिवर्सिटी है। इसी तरह दुनिया में भी यही मॉडल है कि देयर आर सो मैनी ह्यूज यूनिवर्सिटीज़। सो जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पर कैंपस के अंदर मूव करना भी एक प्रॉब्लम होता है। सो ये भी उनसे पूछा गया कि आप उसके अंदर कैंपस के अंदर कैसे मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट जो है वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के मुतल्लिक है। उसमें फिर आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट जो है उसको या अपने कॉन्सेप्ट को आप प्रेजेंट करेंगे, चाहे वो वर्बल डिस्क्रिप्शन के थ्रू करें, पेपर के ऊपर उन्हें तस्वीर दिखाएं, मॉडल दिखाएं, स्केच दिखाएं, जिस तरीके से भी आप करते हैं, कंप्यूटर के ऊपर को मॉडल दिखा दें। पार्ट 3 इज दी परचेज इंटेंट। अब ये जानना चाहते हैं आपके जी किस हद तक पोटेंशियल है कि लोग इसे परचेज कर लेंगे। क्वेश्चन ये है इफ द प्रोडक्ट वर प्राइस्ड अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशंस हाउ लाइकली वुड यू बी टू परचेज द स्कूटर विद इन द नेक्स्ट ईयर। इसमें उन्होंने इस चीज़ का ख्याल रखा है कि प्राइस बीच में या कॉस्ट का बीच में फैक्टर नहीं आना चाहिए। उन्होंने सवाल ही इस तरह से फ्रेज किया कि अगर प्राइस आपकी रेंज में हो, आपकी जो भी रेंज है, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है कि आप इसको नेक्स्ट ईयर परचेज कर लेंगे स्कूटर को। अब इसमें उन्होंने 5 ऑप्शंस दिए हैं जिनका मैंने पीछे जिक्र भी किया था। नंबर 1 आई वुड डेफिनेटली नॉट परचेज। नंबर 2 आई वुड प्रोबेबली नॉट परचेज। नंबर 3 आई माइट और माइट नॉट परचेज, मीन्स कि वो श्योर नहीं है। पहली 2 ऑप्शंस जो है वो डेफिनेटली वो श्योर है कि वो परचेज नहीं करेगा। ये जो तीसरी ऑप्शन है इसमें वो श्योर नहीं है, शायद वो परचेज कर ले, मे बी और मे नॉट बी। नंबर 4 इज आई वुड प्रोबेबली परचेज द स्कूटर। अब यहाँ पर चांसेस हैं कि वो परचेज करेगा, ज्यादा चांसेस है कि परचेज कर लेगा, लेकिन जरूरी नहीं है। नंबर 5 आई वुड डेफिनेटली परचेज द स्कूटर, मैं यकीनन इसको परचेज कर लूंगा। तो ये जो आखिरी 2 बॉक्सेस हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले जो कस्टमर होंगे ये हम देखेंगे कि कितने कस्टमर हैं जो इस तरह की जो है वो राय रखते हैं। वो हमारा एक्चुअली वो लोग होंगे जो पोटेंशियल कस्टमर्स होंगे हमारे। नंबर 4 क्वेश्चन इज कमेंट्स। व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ द स्कूटर टू बी। अब प्राइस के मतलब वो लोगों से पूछ रहे हैं कि आपके ख्याल में इसकी क्या प्राइस होनी चाहिए। then what concerns do you have about the product concept। अब वो ये पूछना चाह रहे हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट में आपके ख्याल में क्या चीज़ है जो अच्छी नहीं है और जिसको बेहतर किया जा सकता है। दिस क्वेश्चन इज फॉर इम्प्रूवमेंट। देन कैन यू मेक एनी सजेशंस फॉर इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। ये भी अगेन इम्प्रूवमेंट के मुतल्लिक ये क्वेश्चन है। तो ये 4 इसके पार्ट्स हैं। देन आप यू थैंक द रिस्पोंडेंट एंड द सर्वे इज फिनिश्ड। तो इस तरीके से आप मल्टीपल लोगों से क्वेश्चन या ये सर्वे जो है ये फिल करवाएंगे या ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। उसके बाद आ गया कि अब उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कैसे करना है, रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कैसे करना है, जो आखिरी क्वेश्चन था। उसमें इक्वेशन थी Q इज इक्वल्स टू N इंटू A इंटू P। और इस केस में जैसे कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, Q का मतलब है एनुअल सेल्स, N स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ एनुअल परचेजेस या वो नंबर जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। ए डिपेंड्स अपॉन द अवेयरनेस एंड अवेलेबिलिटी कि उनमें से कितने लोगों को प्रोडक्ट के मतलब पता है और प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के मतलब पता है। एंड पी इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ परचेज। और इसके लिए इक्वेशन हम यूज़ करते हैं सी डी इंटू एफ डी प्लस सी पी इंटू एफ पी। और जो सी डी और एफ डी की इंफॉर्मेशन है ये हम कहाँ से लेते हैं। ये नॉर्मली जो हमारा 5वां बॉक्स था जो कहता है डेफिनेटली आई विल परचेज, ये वहाँ से लेते हैं। और जो सी पी है उसकी वैल्यू चौथे बॉक्स से लेते हैं जहाँ पे वो कहता है कि प्रोबेबली आई विल परचेज।
आइए एक एग्जांपल के साथ, इसी एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब जब आप डिफाइन कर रहे होंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितने अच्छे तरीके से इसका एनालिसिस एवेल्युएशन करते हैं। एन का मतलब ये है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑफ कैंपस से आते हैं। अब एन की वैल्यू, ये एक तरीका है उसे डिफाइन करने का। इसके और भी तरीके हो सकते हैं, आप अगर बुक को कंसल्ट करेंगे तो उसमें मज़ीद भी कुछ डिस्कशन इसके ऊपर मौजूद है। सो एन जो है वो हम फर्ज कर लेते हैं कि हमने ये अज्यूम कर लिया कि एन वो स्टूडेंट्स हैं जो ऑफ कैंपस हैं। इसका मतलब है जो कैंपस के अंदर जिनकी रेजिडेंस नहीं है, वो कैंपस से बाहर रहते हैं, यानी हॉस्टल में नहीं रहते और हॉस्टल से बाहर रहते हैं। अज्यूम कि वो स्टूडेंट्स 2 मिलियन है, 2 मिलियन हैं। तो अब जो हमारी ए की वैल्यू होगी, ए क्या था, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि जी कितने लोग हैं जिनको पता है आपके प्रोडक्ट के मुतल्लिक़, और फिर आपकी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कितनी अच्छी है। अब रियलिस्टिकली अब ये इसका एग्जैक्ट नंबर डिफाइन करना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन रियलिस्टिकली उसने कहा है कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि एटलीस्ट इसका फ्रैक्शन 0.2 है, यानी 20% लोगों को, यानी 20 लाख में से 20% लोगों को फ़र्ज़ कर लें कि पता है कि हमारी प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती है। और जो अवेलेबिलिटी है वो इफ़ इट इज़ अवेलेबल ऑन एवरी बाइक शॉप, जितनी भी बाइक शॉप्स हैं सिटी के अंदर, वहाँ पर अगर ये अवेलेबल हो, इसका मतलब ये है कि हम या कह लें कि 80% शॉप्स पर अगर अवेलेबल हो तो हम उसको कह सकते हैं कि इसका फ्रैक्शन है 0.8। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद है पी, और पी की इक्वेशन आपने लास्ट स्लाइड के ऊपर देखी है। अब यहाँ हम अज्यूम कर लेते हैं कि जिन लोगों ने कहा है कि वी विल डेफिनेटली बाय, उनकी फ्रैक्शन जो है वो 0.4 है, और जिन लोगों ने कहा है कि प्रॉबेबली बाय उनकी 0.2 है, और सर्वे से जो हमने डाटा निकाला है उससे हमने यहाँ पे ये जो ब्लू वाली वैल्यूज़ हैं ये हमने सर्वे से जो डाटा आया था उससे ली हैं, और ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये हमने अज्यूम की हैं। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0.05। इसका मतलब ये है कि Q जो होगी हमारी एक्सपेक्टेड सेल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कैंपस स्टूडेंट्स 2 मिलियन इनटू 0.3 एंड इनटू 0.05, और ये जो बनता है इसका ओवरऑल आंसर वो आता है 30,000। इसका मतलब ये है कि एक्सपेक्टेडली अगर ये डाटा जो अजम्पशंस हमने की हैं ये मोर और लेस ठीक हों, तो जो हमारी सेल्स होंगी, जो एनुअल सेल्स होंगी, वो 30,000 यूनिट्स होंगी, यानी 30,000 स्कूटर हम बेच पाएंगे। हमने दो टारगेट मार्केट्स ली थी इफ़ यू रिमेंबर। एक हमने ली थी कॉलेज स्टूडेंट्स और एक हमने ली थी फैक्ट्री ट्रांसपोर्टेशन। अब फैक्ट्री ट्रांसपोर्टेशन पे अगर हम गौर करें तो मिसाल के तौर पर हम उसमें एन की वैल्यू ले सकते हैं, करंट बाईसाइकिल एंड स्कूटर सेल्स टू फैक्ट्रीज। हमने ये डाटा फर्ज करें हमें कहीं से मिल गया है, और इसमें हमें पता चला कि 1.5 लाख यूनिट्स बिकते हैं बाईसाइकिल्स के एंड स्कूटर्स के, जो कि फैक्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं वो ख़रीदते हैं। तो एन की वैल्यू फिर ये होगी। उसमें ए और पी के लिए सिमिलर चीज़ है। ए की वैल्यू हमने अज्यूम कर ली है कि उनमें से कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उससे हमने ये डाटा कलेक्ट किया है, और वो कहता है कि जी हमारा शेयर तकरीबन 0.25% है, सॉरी परसेंट नहीं है, हमारी फ्रैक्शन 0.25 है, इसका मतलब 25% उसका शेयर है। तो हम भी उसी को ले लेते हैं कि मिसाल के तौर पर हमारा भी जो ए की वैल्यू है, यानी कि अवेयरनेस इनटू अवेलेबिलिटी को इकट्ठा करें तो वो 25% बनती है। ये हम ये फिगर्स अज्यूम करनी पड़ती हैं मार्केट डाटा को देखकर, डेमोग्राफिक्स को देखकर। सो
ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं आपके पास होती। सो ये आपको अज्यूम करनी पड़ती हैं, आप रियलिस्टिकली इनको अज्यूम करते हैं ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो। इसी तरह से जो पी की वैल्यू है वो उसकी इक्वेशन मौजूद है। ये जो ब्लू वाले बॉक्सेस हैं ये डाटा सर्वे से आएगा, और यानी कि ये वाला डाटा जो है, ये जो मैंने हाईलाइट किया, ये सर्वे से आएगा। और ये वाले जो फिगर्स हैं ये आपने अज्यूम करने हैं अगेन बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग मार्केट ट्रेंड्स। तो जो Q की वैल्यू है वो N, A और P को मल्टीप्लाई करने से आएगी। सो N इज़ 150,000, A इज़ 0.25 और P की वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट होगी 0.4 इंटू 0.3, 0.2 इंटू 0.2। सो इसका जो आंसर है वो 6,000 यूनिट्स पर ईयर। सो यहाँ पर आपको चांसेस हैं कि आप 6,000 यूनिट्स पर ईयर बेच पाएंगे। सो ये दोनों जो हैं इनके ऊपर कैलकुलेशंस उन्होंने की हैं। जो दो टारगेट मार्केट्स थी, क्वेश्चन उनका ये था कि कौन सी टारगेट मार्केट में हमें जाना चाहिए। इसमें एक चीज़ मिसिंग है जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है, वो है इसकी कॉस्ट या उसकी प्राइस। प्राइस के मतलब आपको याद है क्वेश्चनर के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप क्या समझते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगी। तो इस सर्वे में जो स्टूडेंट्स ने जो एक्सपेक्टेड जो प्राइस बताई वो तकरीबन $725 के करीब थी। और जो फैक्ट्री के जो लोग हैं, यानी जो काम करने वाले लोग हैं, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने जो प्राइस एक्सपेक्ट करते हैं वो कोई $1,200 के करीब है। सो जो एक्सपेक्टेशन फैक्ट्री वालों की है वो ज़्यादा है, और जो स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन है प्राइस की वो कम है। इसका मतलब ये है कि प्रोबेबली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अगर आप प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं तो वो बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, और अगर उनकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है उसके अंदर अंदर अगर आपने बना भी ली तो फिर आपके प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत स्लिम होंगे। जबकि फैक्ट्री वाले जो हैं उनकी एक्सपेक्टेड जो प्राइस है वो हाई है। तो यहाँ पर आपके पास मार्जिन है कि आप ये प्रोडक्ट बनाएं और उसको अच्छी कॉस्ट में अच्छी क्वालिटी के साथ बनाएं, और फिर उसमें आप अच्छा प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हैं। आल्दो जो सेल्स के यूनिट्स हैं वो स्टूडेंट्स के हमारे नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। उसमें 30,000 यूनिट्स एक्सपेक्टेड सेल आई थी, इसमें 6,000 यूनिट्स आए हैं, तो काफ़ी फ़र्क है। लेकिन जो मार्जिन है वो इसमें बहुत ज़्यादा है, उसमें बहुत कम। सो जो उन्होंने फिर उन्होंने डिसीजन किया कि हमें फैक्ट्री ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर काम करना चाहिए, चूँकि जो स्टूडेंट्स वाला जो मामला है उसमें उनकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट बहुत कम है, और अगर उस कॉस्ट में वो इसको डिज़ाइन ना कर सके तो फिर इसकी सेल्स बिल्कुल नहीं होंगी, और सारी की सारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है वो जो पैसा उस पर लगा है वो ख़त्म हो जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा। तो फाइनली जब आप कस्टमर से फीडबैक ले लेते हैं तो फिर आप अपने जो स्पेक्स हैं उनको फाइनल करते हैं, उन इम्प्रूवमेंट्स करते हैं उसके अंदर कस्टमर की फीडबैक की रोशनी में, और फिर आप इम्प्रूवमेंट करने के बाद आप अपना डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन फाइनल करते हैं, और फिर उससे आप फाइनल जो प्रोटोटाइप है वो बना लेते हैं, और फिर उस प्रोटोटाइप को प्रोडक्शन के अंदर कॉपी किया जाता है। So that is all about this topic. I hope you understand this, और अगर आपके कोई questions हैं तो इंशाल्लाह थर्सडे को हम सेशन करेंगे, उसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।